डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह आपके सम्मुख में अपने लेक्चर का जो हमने पूर्व पार्ट में डिस्कस किया था मानव भूगोल की शाखाएं, उसका दूसरा भाग आपके सामने या हम आपसे डिस्कस करेंगे। मानव भूगोल की शाखाओं के संबंध में हमने पूर्व लेक्चर में कैसे दो शाखाएं जैसे भौतिक भूगोल और मानवीय भूगोल, उन पर हमने डिस्कस किया है। और उसके बाद में जो मानव भूगोल की शाखाएं थी, जैसे मानव विज्ञान भूगोल, राजनीतिक भूगोल, वैज्ञानिक भूगोल, फिर क्रमबद्ध भूगोल आता है, फिर प्रादेशिक भूगोल, फिर उपनिवेशिक भूगोल, इन पर हमने प्रथम लेक्चर में चर्चा की है, डिस्कशन किया है। मैं यहाँ पर एक बात आपको अवश्य कहना चाहूँगा कि मानव भूगोल की जो शाखाएं हैं वो आप जब पुस्तकों में पढ़ोगे तो आपको और मेरे लेक्चर में काफ़ी भिन्नता नज़र आएगी। जो मानव भूगोल की शाखाओं पर मैं जो बात कर रहा हूँ वो मैंने जो पूर्व में ग्रीक और रोमन, फिर उसके बाद मध्यकाल और फिर वर्तमान भूगोल, उन तीनों भूगोल वेताओं के योगदान में जो कार्य किए गए थे, किन किन भूगोल की शाखाओं पर कार्य किए गए थे, मैंने उन संबंध में बात है। और ये कोई गलत कार्य नहीं है कि अगर वर्तमान किसी पुस्तक में अगर ये लिखा है कि भूगोल की शाखाएं 3 या 4 या 5 या 10 हैं। मानव भूगोल की शाखाएं हम इस बात पर निर्भर करते हैं कि प्रारंभ काल से जब से मानव ने जन्म लिया, उन्होंने अपने भौतिक परिवेश में रह करके पर्यावरण के घटकों और पर्यावरणीय समस्याओं से जूझते हुए जो अपना विकास किया वर्तमान युग तक, यानी आज दिनांक तक, उसके संबंध में उसने क्या विकास किया और मानव ने विकास किया, वो मानव का पृथक विषय है। लेकिन मानव के विकास को रिकॉर्ड करने वाले जो भूगोलवेत्ता हैं, उन्होंने जो ज्ञान को संचय किया, जो ग्रंथ लिखे, उनके आधार पर ही हमने भूगोल के मानव भूगोल की शाखाओं का निर्धारण किया है मैंने। अब जो नेक्स्ट जो लास्ट हमने जो बात की थी वो थी आई थिंक प्रादेशिक भूगोल के ऊपर हमने बात की थी। और प्रादेशिक भूगोल, क्योंकि फ्रांस भूगोलवेताओं ने उस पर बहुत कार्य किया था 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में, उसके बाद में आया था औपनिवेशिक भूगोल। औपनिवेशिक भूगोल के अंदर ये एक प्रमुख काल था कि जो युद्ध हुआ था फ्रांस और जर्मनी के अंदर, उसके बाद में फ्रांस ने उपनिवेश काल को तलाशना शुरू किया। अब ये जाहिर सी बात है कि उपनिवेश काल के बाद अगर जो कोई काल आएगा तो वो विस्तारवाद का होगा। और विस्तारवाद में जो हमारा अगला विषय है वो है नगरीय भूगोल। और नगरीय भूगोल के संबंध में हम आपसे बात करेंगे। अगली शाखा जो है नगरीय भूगोल, या मैं आपको बता दूं, नगरीय भूगोल को अधिवास भूगोल की शाखा के रूप में भी जानते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो मॉडर्न ज्योग्राफी में जो अध्ययन हुए हैं उसमें नगरीय भूगोल पर काफी अध्ययन हुए हैं, तो इसे हम एक स्वतंत्र शाखा के रूप में भी मान सकते हैं। नगरों के विकास पर व्यापार का प्रभाव बताते हुए फ्यूलर ने 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में
फ्यूलर, जो कि एक ब्रिटिश भूगोलवेता थे, उन्होंने संकेत दिया कि नगर व्यापार के ऊपर निर्भर करते हैं। यहाँ पर नगर के कार्यों का विवरण था। उन्होंने पूर्वी यूरोप में नगरों की दो पेटियां बताई। नंबर 1 पे उन्होंने जर्मनी और दूसरे नंबर पे सोवियत रूस में बताई गई थी। इसके अलावा अमेरिकन भूगोलवेताओं ने भी नगरीय भूगोल पर काफी कार्य किया गया है। यहाँ पर मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि नगरीय भूगोल पर भी या अर्बन ज्योग्राफी पर भी भारत के अलावा अन्यत्र भी बहुत सारे शोध कार्य किए गए हैं। नगरीय भूगोल को प्राथमिक दृष्टि पर भी हम मानव भूगोल की शाखा मानते हैं। चूंकि ग्रामीण भूगोल या जो रूरल ज्योग्राफी है, जिसे हम इन दोनों को सेटलमेंट ज्योग्राफी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, हम इन्हें स्वतंत्र शाखा भी मान सकते हैं। स्वतंत्र शाखा मानते हुए अर्बन सेटलमेंट का अध्ययन या जो शहरी अधिवास है उनका हम अर्बन ज्योग्राफी, और जो ग्रामीण अधिवास है उनका रूरल ज्योग्राफी के अंदर अध्ययन कर सकते हैं। इसमें कोई द्वैतवाद की स्थिति नहीं है। डियर स्टूडेंट, अगला जो हमारा जो मानव भूगोल की शाखा है वो है आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल को प्रारंभ में आर्थिक एवं सामाजिक भूगोल के रूप में जानते थे। 1933 में एल्सवर्थ हटिंगटन, जो कि एक अमेरिकन भूगोलवेता थे, जिनका कार्यकाल 1876 से 1947 तक रहा है, उन्होंने आर्थिक एवं सामाजिक भूगोल पर अपना ग्रंथ लिखा था। हटिंगटन ने अपने मानव भूगोल के सिद्धांत ग्रंथ में लिखा, द ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ डिपेंड्स ऑन क्लाइमेट एंड वेदर मोर देन एनी अदर फैक्टर। यहां पर यह भी लिखा कि विश्व के वर्तमान के उच्च सभ्यता वाले स्थल निश्चित रूप से अनुकूल जलवायु वाले प्रदेश हैं। भूतकाल में भी जहां कहां उच्च स्तरीय सभ्यता का विकास हुआ, वहां भी इसी भांति अनुकूल जलवायु रही होगी, एवं उन्हीं स्थानों पर जनसंख्या का एकत्रीकरण एवं आर्थिक क्रियाओं सर्वाधिक शुरू हुई थी। जबकि आर्थिक भूगोल के वर्तमान स्वरूप में अगर हम जाने तो वह प्रादेशिक, राष्ट्रीय और विश्व स्तर पर आर्थिक गतिविधियों की अवस्थिति व वितरण का अध्ययन करता है, एवं किस प्रदेश में आर्थिक स्थिति, उसका इंडस्ट्री क्या है, उसका एग्रीकल्चर सिनेरियो क्या है, उसके ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क क्या है, जिसमें रेल, रोड, एयरवेज आदि कनेक्ट हैं। ये सभी अध्ययन आर्थिक भूगोल में किए जाते हैं। आर्थिक भूगोल की उपशाखाओं के रूप में हम संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, औद्योगिक भूगोल और परिवहन भूगोल को मानते हैं, क्योंकि सभी जो इंडस्ट्रीज की जो नींव है, जो बेसिक इंडस्ट्रीज हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं, वो संसाधनों पर निर्भर करते हैं, और बाकी उद्योग इनडायरेक्ट रूप से संसाधनों पर या जो बेसिक इंडस्ट्रीज है, हैवी इंडस्ट्रीज हैं, उनके ऊपर निर्भर करते हैं। हमारी नेक्स्ट जो शाखा है उस पर हम जो आप चर्चा करेंगे वह है सामाजिक भूगोल यानी सोशल ज्योग्राफी। सामाजिक भूगोल के क्रम में कहा गया है कि यह मानव भूगोल की वह शाखा है, यह सामाजिक सिद्धांत और समाज शास्त्रीय संकल्पना से संबंधित है।
तथा समाज के विविध तत्वों एवं प्रक्रियाओं का स्थानिक अध्ययन करती है। यहाँ पर हम सामाजिक भूगोल के अंतर्गत समाज के रहने वाले लोगों के का स्तर, जैसे पॉवर्टी, कुपोषण, स्वास्थ्य जानकारी, शिक्षा, जीवन यापन का स्तर या रहन सहन के तौर तरीके या लाइफ स्टैंडर्ड जिसको हम जीवन स्तर कहते हैं, या किस प्रकार की आधुनिक जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को यूज करते हैं, जैसे मोबाइल फोन, रेफ्रिजरेटर, कूलर, मशीनों का प्रयोग इत्यादि, सामाजिक भूगोल के अंदर ये कार्य का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक भूगोल के अंदर अगर मैं आपको जो विचार कहना चाह रहा हूँ, जो ब्रिटेनिका एनसाइक्लोपीडिया के अनुसार सामाजिक भूगोल अपना अध्ययन समाज में मौजूदा विभाजनों, शुरुआती तौर पर वर्ग विभाजन, जिसे हमने 3-4 वर्गों में बांटा था, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, जिनका कार्य अलग अलग था, या नर जातीय या एथनिसिटी, और कुछ हद तक धर्म पे आधारित विभाजन पर केंद्रित रहता है। हालांकि इसमें और भी घटक, जैसे कि वर्तमान परिवेश में हम जाने तो सेक्स रेशो किसी समाज की क्या है, एज के हिसाब से उनका क्या स्टैंडर्ड है, द एज ऑफ मैरिज और या बाल विवाह या जब हम नाता प्रथा, इन प्रकार के अध्ययनों का भी सामाजिक भूगोल में अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट जो ब्रांच है ह्यूमन ज्योग्राफी की, वह है ऐतिहासिक भूगोल। ऐतिहासिक भूगोल का इतिहास काफी विस्तृत है। किसी स्थान अथवा क्षेत्र की भूतकालीन भौगोलिक दशाओं का समय के साथ वहां के बदलते भूगोल का अध्ययन है। यह अपने अध्ययन क्षेत्र में सभी मानवीय और भौतिक पहलुओं का अध्ययन किसी पिछली काल अवधि के संदर्भ में करता है, या हम कह सकते हैं कि समय के साथ उस क्षेत्र के भौगोलिक दशाओं में परिवर्तन का अध्ययन करता है। काफी भूगोलवेत्ता किसी स्थान का इस संदर्भ में अध्ययन करते हैं कि कैसे वहां के लोगों या निवासियों ने अपने पर्यावरण के साथ अंतः क्रिया की और किस प्रकार इन क्रियाओं के परिणाम स्वरूप उस स्थान के भूदृश्यों का उद्भव एवं विकास हुआ। आज जो हम ऐतिहासिक भूगोल के परिप्रेक्ष्य में की शाखा के रूप में जो हमें दिखाई पड़ता है, यह कार्य हेरोडोटस ने नील नदी डेल्टाई क्षेत्रों के विकास का वर्णन किया था, जबकि उस समय हेरोडोटस का जो कार्यकाल था वो 484 से 425 ईस्वी पूर्व रहा था। हेरोडोटस एक एंशिएंट यानी प्राचीन ग्रीक हिस्टोरियन रहे हैं। उन्होंने नील नदी के डेल्टाई क्षेत्रों के विकास का वर्णन किया था और उसके ऊपर अपनी पुस्तकें लिखी थी। हालांकि हेरोडोटस के वक्त में ऐतिहासिक भूगोल जैसी कोई शब्दावली उस वक्त उपलब्ध नहीं थी। बाद में आधुनिक रूप से इसका विकास जर्मनी में फिलिप क्लूवर के द्वारा शुरू माना जाता है। उन्होंने जर्मनी का ऐतिहासिक भूगोल लिखकर इस शाखा का प्रतिपादक बनने का श्रेय प्राप्त किया है। अगली शाखा जो है वो मानव भूगोल की, वह सांस्कृतिक भूगोल। ऐतिहासिक भूगोल के बाद इस शाखा की शुरुआत हुई। 1975 में जर्नल ऑफ हिस्टोरिकल ज्योग्राफी के प्रथम अंक के प्रकाशित होने के साथ ही
उनके विषय क्षेत्र और अध्ययनकर्ताओं के समूह का विस्तार बढ़ने लगा। यहाँ पर अमेरिका में इस शाखा को सबसे अधिक बल मिला। अमेरिकन भूगोलवेत्ता कार्ल शावर ने सांस्कृतिक भूगोल, जो 1947 में उन्होंने सांस्कृतिक भूगोल का अध्ययन किया गया था, तथा उन्होंने सांस्कृतिक भूदृश्यों के ऐतिहासिक विभाग के अध्ययन को प्रेरित कर लगी। हालांकि वर्तमान में उन्होंने काफी अन्य थीम भी इस भूगोल में सम्मिलित हो गए हैं। यहाँ सांस्कृतिक भूगोल का जो विशेष कार्य था वो अमेरिकन भूगोलवेत्ताओं द्वारा किया गया और इसकी शुरुआत जर्नल ऑफ हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, जो भूगोल का एक प्रसिद्ध जर्नल निकलता है, उसमें ऐतिहासिक भूगोल के ऊपर जो लेख प्रकाशित हुआ था, उसके बाद अमेरिकन भूगोलवेत्ताओं ने सांस्कृतिक भूगोल की शुरुआत की और यह भी कहा कि सांस्कृतिक भूगोल के अध्ययन के अंतर्गत ही ऐतिहासिक भूगोल का विवरण किया जाता है, यानी सांस्कृतिक भूगोल ही ऐतिहासिक भूगोल है। इसके पश्चात जो वो है जनसंख्या भूगोल। ये हम सब जानते हैं कि जनसंख्या भूगोल का मानव भूगोल की शाखा के रूप में अध्ययन किया जाता है एवं जनसंख्या का धरातल के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, घनत्व, संगठन, प्रजनन क्षमता, लिंगानुपात, जन्म दर, प्रवास, पुनर्वास इत्यादि सभी प्रकार की जो कार्य हैं वो जनसंख्या भूगोल के द्वारा ही किए जाते हैं। दशकीय वृद्धि दर, जनसंख्या के आंकड़ों का मूल्यांकन, ये सभी कार्य जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत किए जाते हैं। शॉर्ट में मैं लास्ट जो इसकी शाखा है, इसके बाद में मैं डिस्कस कर लूंगा भूगोल की अन्य शाखाएं, मानव भूगोल की अन्य शाखाएं। लास्ट है हमारा अधिवास भूगोल। इसके अंतर्गत जैसे मैंने पहले कहा था, अर्बन ज्योग्राफी और रूरल ज्योग्राफी को सम्मिलित किया गया है, जबकि मेरा मानना है कि अर्बन और रूरल ज्योग्राफी को अलग अलग मानव भूगोल के अंतर्गत शाखाओं का दर्जा दिया जाना चाहिए एवं सेटलमेंट के अंदर रूरल सेटलमेंट और अर्बन सेटलमेंट के रूप में किस प्रकार के हाउस का निर्माण है, कौन कौन सी सामग्री उपयोग में की जाती है, उनका पदानुक्रम क्या है, ग्रामीण बस्तियों के प्रकार क्या हैं, अधिवास व्यवस्था क्या है और इत्यादि, कृषि के अंदर क्या उनका इस्तेमाल किया जाता है, या कई बार जो 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 ग्रामीण परिवेश के किसान हैं वो गांव से दूर भी जहां पर वो कृषि कार्य करते हैं वहां पर भी जाकर के अपने आवास निर्मित कर लेते हैं, जो कि अभी रिसेंट के फेज में इस प्रकार की अवधारणाएं या भूदृश्य अधिकतर स्थानों पर देखे गए हैं। इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट जो बचता है, क्योंकि यह बिल्कुल स्पष्ट कहा गया है कि मानव के प्रारंभ से लेकर के वर्तमान के समय तक जो मानव ने अपने भौतिक पर्यावरण या घटकों के साथ अंतर संबंध क्रिया करके जो कार्य किए वो सभी मानव भूगोल के अंतर्गत आते हैं। तो इसी फलस्वरूप कुछ अन्य शाखाएं भी हैं जो भूगोल में अभी प्रेजेंट या मॉडर्न एज में या वर्तमान काल में जिनको हम शाखाओं के रूप में मानते हैं, जिनमें प्रजातीय भूगोल, भाषा भूगोल, निर्वाचन भूगोल, गणितीय भूगोल, वाणिज्य भूगोल, व्यवहारिक भूगोल, सैन्य भूगोल, पर्यटन भूगोल और चिकित्सा भूगोल इत्यादि सम्मिलित हैं। हालांकि इनमें से अधिकतर जो शाखाएं हैं वो जो ऊपर वर्णित जो हमने भूगोल की शाखाएं मानी है, मानव भूगोल की शाखाएं, उन्हीं के ही पार्ट हैं, हम उनको उनमें भी सम्मिलित कर सकते हैं। लेकिन ये भूगोलवेत्ताओं का कार्य है कि वो आगे क्या करते हैं। हम यहीं पर मैं अपने लेक्चर को समाप्त करता हूँ। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने मानव भूगोल के जो बचे हुई शाखाएं थी उनके ऊपर डिस्कस किया था। मैं आज का लेक्चर यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद।